ओके। वेलकम आप सभी का। और देखिए अपना जो फंजाई की जो क्लासेज अपन ना कंटिन्यूस चल रही हैं अपनी, उसमें एक प्रकार से माइकोलॉजी के एंगल से ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। तो कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं वो अपन को यहाँ पे लेनी है। तो देखिए एक तो है कि कल्चर मीडिया से तो क्या होता है, एक या दो कोई बात होती है वही पूछी जाती है, क्योंकि वैसे क्या होता है कि कल्चर मीडिया बनाना ये एक इन विट्रो प्रैक्टिस होती है और लेबोरेटरी प्रैक्टिस होती है। तो अपन बायोटेक में इन चीज़ों को डिटेल में लेते हैं, ठीक है ना। तो फंगस के एंगल से यहाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो कुछ एक चीज़ें जो अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जैसे फंजाई को कल्चर कराने के लिए सिंपली अपन जब भी कल्चर लेते हैं तो या तो अपने पास लिक्विड मीडिया होता है ना, या सॉलिड मीडिया होते हैं। लिक्विड मीडिया का मतलब होता है कि जो सॉलिडिफाइड नहीं है, और सॉलिडिफाइड करने के लिए हम एक एजेंट यूज़ करते हैं। एजेंट क्या, वो एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड होता है जिसको कि अपन अगार अगार बोलते हैं। तो जो हमारे कल्चर मीडिया होते हैं, चाहे अपन फंगस के लिए कर रहे हो, चाहे बैक्टीरिया के लिए कर रहे हो, चाहे हम किसी प्लांट के लिए कर रहे हो, तो उनमें जब अपन को मीडियम को सॉलिड बनाना होता है तो हम एक पॉलीसेकेराइड इस्तेमाल करते हैं जो रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है उससे प्राप्त किया जाता है। हालांकि यहाँ पे तो केवल एक जेलिडियम का ही नाम लिखा है, बाकी और भी रेड एल्गी हैं जिनसे है ना अगार अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एक जैसे अपन बात करें कि नेचुरल मीडियम जो होता है ना, दिज मीडिया इनकॉर्पोरेट सर्टेन नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस ऑफ सम वाट अननोन कंपोजिशन, यानी कि नॉर्मली जो अपन यूज़ कर लेते हैं जैसे कि माल्ट एक्सट्रैक्ट के साथ में अपन अगार को मिक्स कर दें, ठीक है। सॉइल एक्सट्रैक्ट के साथ में हम अगार को मिक्स करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें किसका कल्चर करना है ना। जैसे मान लो कि कोई सॉइल इनहेबिटिंग फंजाई है तो उसके लिए आपको सॉइल एक्सट्रैक्ट काम में लेना पड़ेगा जो उगता ही सॉइल के ऊपर है ना। ऐसे ही जो ऑयट मील अगार हैं वो ले सकते हैं। बहुत ही कॉमनली अपन है ना पढ़ के आते हैं पीडीए मीडियम, पोटैटो डैक्ट्रोल अगार मीडियम, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फंजाई होते हैं वो है ना, जैसे कि आपने कहा कि एक तो होते हैं पैरासिटिक और एक होते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो कल्चर मीडियम तो अपना डेड मटेरियल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो वहाँ अपन जो सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं उनको ग्रो करा सकते हैं। हालांकि जैसे अपन ने कहा कि आप पाइलोबोलस को कल्चर कराना चाहते हो, पाइलोबोलस की कॉलोनी चाहते हो, तो आपको उसमें फिर है ना कॉप्रोफिलस है तो फिर डंग का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ेगा, राइट। तो स्पेसिफिक कोई फंजाई है तो उसके लिए तो आपको स्पेसिफिक जो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम जो बेसिक मीडिया हैं उनका इस्तेमाल करके उनको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे पीडीए का जो कंपोजिशन है वो तो हालांकि क्या है कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए बायोटेक के हिसाब से कि उसमें एक तो पोटैटोज होते हैं है ना। इनको आप प्रोसीजर भी पता है आपको कि आप इनको बॉईल करके मैश करते हैं, फिर मसलिन क्लॉथ में से आप इनको छानते हैं तो पोटैटो का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके पास आ जाता है। फिर आप उसमें शुगर का जो सॉस होता है कार्बोहाइड्रेट सॉस के रूप में हम डेक्सट्रोज मिलाते हैं। सोल्डिफाई करने के लिए आप अगार मिलाते हैं और मीडियम को बनाने के लिए डिस्टिल वाटर काम में लेते हैं। ये इनका कंपोजिशन होता है। क्योंकि शायद मुझे याद आ रहा है कि किसी क्वेश्चन में पीडीए का कंपोजिशन है वो पूछा हुआ है। तो पीडीए कॉमन चीज़ है, उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन सिंथेटिक मीडिया काम में ले सकते हैं, हाँ, जो वेरी कॉमनली जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, फंगस आराम से ग्रो हो जाता है, तो अपन ये कॉमन मीडिया या नेचुरल मीडियम काम में ले सकते हैं। सिंथेटिक मीडियम में क्या होता है कि वहाँ जो कंपोजिशन है वो आपको पहले से पता होता है। जैसे पोटैटो में आपने पोटैटो लिया तो पोटैटो में कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में ये नहीं पता, इतना पता है कि पोटैटो है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो भी हम लेंगे उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पहले से पता होता है। जैसे कि आपके स्टैंडर्ड सिंथेटिक मीडिया हैं
है ना, जेपैक डॉक्स मीडिया है, जो जिनके कंपोजिशन हमें पता होता है या जिनका कंपोजिशन हम पहले बनाते हैं, या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर लिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड सिंथेटिक मीडिया है उसी में एग्जांपल आता है ब्राउन्स मीडियम का, और ऐसे आप देख सकते हैं जेपैक डॉक्स अगार मीडियम का। तो इनके कंपोजिशन को थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, यानी कि इनके कंपोजिशन के अंदर क्या क्या होता है। ओके, देखो इसके बाद में ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी, स्टरलाइजेशन वगैरह की चीज़ें आप पहले से जानते हैं, वो सब भी है ना। आप तो ऑटोक्लेव वगैरह यूज़ करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। एक जो मैटर आता है कि हमें अगर किसी फंगस को या माइक्रोब को आइसोलेट करना हो, यानी कि नेचुरल उसका जो सोर्स होता है उसमें से अगर हम उसको आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक तो जैसे होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन। देखो इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कल्चर मीडियम है, उसमें हम पहली बार किसी जो माइक्रोब है उसको उसमें पुट करते हैं, है ना, एक प्रकार से उसका रोपण होता है, उसको अपन बोलते हैं इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन करने के लिए एक लूप काम में आता है, उसको अपन बोलते हैं इनोकुलेशन लूप, है ना। एक हाथ में पकड़ने का एक छोटा सा, जैसे आप निडल पकड़ते हैं ना हाथ में, निडल के जैसा होता है लेकिन वो आगे से एक रिंग जैसा होता है, छल्ले जैसा होता है, पर वो अपन इनोकुलेशन लूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इनोकुलेशन है ना, जो नेचुरल सोर्स है वहाँ से उठा के हम पैडी डिश में या हमारे कल्चर में उसको लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड इनोकुलेशन, है ना। जैसे एक क्रम्ब ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का छोटा सा जो है ना, जो गैदरिंग होती है, जो कण इकट्ठे होते हैं ना, जो है ना क्लम्ब, अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज ट्रांसफर्ड विद स्ट्राइज फोर्सेप टू द सेंटर ऑफ पैडी डिश कंटेनिंग सॉलिडिफाइड अगार मीडियम। फिर हम पैडी डिश को 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। तो ये टेम्परेचर आपको पता रहना चाहिए कि नॉर्मली फंगस को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 28 से 30 डिग्री होता है। उसके बाद में क्या होगा कि उसमें जो माइसीलिया हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि आपने मीडियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले रखे हैं, तो सैप्रोफिटिक जो भी है वो ग्रो करेंगे, और आपका जहाँ पे आपने इनोकुलेशन किया था उससे चारों तरफ माइसीलिया निकलेंगे, और फिर आप उन माइसीलिया को काट के दूसरे फ्रेश मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे अपन काम में ले सकते हैं सॉलिड प्लेट मेथड को, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल इज ट्रांसफर्ड इनटू स्ट्राइल पैडी डिश विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइल स्पैचुला, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो मेल्टेड कूल्ड अगार जो होता है, एक तो पिघला हुआ है ना, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, एक टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर वाला, कूल्ड का मतलब रूम टेम्परेचर, बाकी ठंडा करेंगे तो जम जाएगा वो। हम उसको पैडी डिश के अंदर ऐड कर देंगे और बाद में उसको धीरे से हिलाएंगे ताकि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पूरी सतह के ऊपर डिस्पर्स हो जाएंगे, और फिर अगेन हम उसको उसी टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। तो माइसीलिया हैं वो ग्रो करने लग जाएंगे, और फिर उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ्रेश कल्चर के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल से मेथड्स होते हैं। ऐसे हम काम में ले सकते हैं सॉइल डाइल्यूशन प्लेट मेथड, कि आपके पास जो नेचुरल सोर्स है वो है सॉइल, और हम सॉइल का डाइल्यूशन करते हैं ना, कि सॉइल का एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा, उसको डाइल्यूशन करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हो, 10 grams ऑफ सॉइल टेकन इन 250 ml कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, आपने 100 ग्राम ले लिया है ना 250 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। टू दिस इज एडेड 100 ml ऑफ स्ट्राइल वाटर, आपने 10 ग्राम लिया, और फ्लास्क तो आप चाहे कितना भी बड़ा ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पानी कितना मिलाया, 100 ml पानी मिलाया, ओके। एंड द फ्लास्क इज विगरसली सेकंड, फिर आपने उसको अच्छे से हिला दिया, फ्यू मिनट टू सेटल डाउन सॉइल सॉल्यूशन, की जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। दिस विल रिप्रेजेंट 1:10, क्योंकि आपका 10 ग्राम है, ये 100 ml है, तो 1
अनुपात 10 में ये सॉल्यूशन आपने तैयार किया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि जो सुपरनेटेंट होता है, फ्लास्क में जो ऊपर का पानी है वो सुपरनेटेंट, पैंदे में जो बैठ गए वो सेडिमेंट क्या है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें तो ऊपर का पानी काम में लेना होता है, उसको अपन सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज टेकन, और वो भी कितना, 10 ml। तो आपके पास जो 100 ml था उसमें से आप कितना निकालेंगे, 10 ml। ओके, और फिर उसमें 90 ml ऑफ स्टेराइल वाटर ऐड कर देंगे। तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 100 ml। यानी कि ये अगेन 10 गुना डाइल्यूट हो गया, है ना। हाँ, एंड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी 1/1000, 1/100। 10 गुना हो गया ना, पहले 1/10 था, अभी कितना हो गया, 1/100 हो गया। ओके, इन द सेम वे अदर डाइल्यूशन, जैसे कि 1/1000 है, 10,000 है, फर्दर अपन डाइल्यूशन इसके कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोब्स का जो नंबर है अगर वो ज़्यादा है ना, तो हमें डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि कुछ एक कॉलोनीज मिलेंगे या कुछ एक जो ग्रोथ है वो मिलेंगे। फाइनली आपके पास जो भी सॉल्यूशंस होता है, जो डिजायर्ड डाइल्यूशन हमें चाहिए होता है, उसका हम बना लेते हैं, उसका हम 1 ml काम में लेते हैं, उसको अपन पॉड कर देते हैं, उसको हम डाल देते हैं इनटू द स्टेराइल पैरेडिस एंड टू दिस एडेड 20 ml ऑफ मेल्टेड कूल्ड अगार मीडियम। तो फाइनली अपन 1 ml काम में लेते हैं उस डाइल्यूट सॉल्यूशन का, और उसको अगेन हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, और फिर हमें जो प्योर कल्चर्स हैं फंजाई के वो प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपको प्योर कल्चर प्राप्त करना है, प्योर का मतलब होता है कि हमारे कल्चर के अंदर केवल एक ही प्रकार का फंगस हो, क्योंकि सॉइल में तो अनेक प्रकार के फंगस हो सकते हैं। तो अगर आपको प्योर वाला प्राप्त करना है तो इनोकुलेटिंग ए सिंगल स्पोर या कोई माइसीलियम का टुकड़ा है, अगर हम उसको मतलब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पूरा का पूरा जो मिलेगा वो प्योर कल्चर मिलेगा। ऐसे आप इसके अंदर एक स्ट्रिक प्लेट मेथड होता है, वो काम में ले सकते हो। स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिक प्लेट मेथड का मतलब होता है कि जो हमारी पैटी डिश होती है उसमें हम इनोकुलेशन जब करते हैं तो इनोकुलेशन लूप या निडल जो काम में लेते हैं उससे हम इसमें क्या करते हैं, धारियां कर देते हैं इसे स्ट्रिक। और फिर हर एक जो हमने स्ट्रिक बनाई है उसमें कुछ एक टाइप के फंगस आ जाएंगे, और फिर हम इनको यहाँ से वापस निकाल के क्या कर सकते हैं, प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रिक्स बनाते हैं मीडियम के ऊपर पहली बार जब इनोकुलेशन करते हैं, तो फिर उन धारियों के अंदर जो फंगस ग्रो करता है, जो माइसीलिया होते हैं, उनको हम वहाँ से कट करके हमारे दूसरे मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र करके प्योर जो कल्चर है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो सोर्स होता है उसमें कई सारे फंगस हो सकते हैं, बट फाइनली अपन केवल एक प्रकार का फंगस है उसकी ग्रोथ ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं वो तो आप ध्यान देंगे कि कल्चर के रिगार्डिंग आपको ध्यान देनी है। हाँ ठीक है, देखो इसके बाद में अगला जो अपना मेन टॉपिक है वो है माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा जो है वो जैसे दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो माइको का मतलब तो फंजाई होता है, और जो राइजोस है उसका मतलब जड़ें होती है। तो माइकोराइजा फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल में जो हायर प्लांट्स हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के साथ में फंगस जो होता है वो एक एसोसिएशन शो करता है, उसको अपन बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है ना। राइजोमॉर्फ भी आया था आपके सामने। राइजोमॉर्फ केवल फंगस के हाइफे आपस में गुथ जाते हैं, उसका नाम होता है। और माइकोराइजा का मतलब इसमें क्या होगा कि पौधे की जड़ें होती हैं और उनके साथ फंगस है उसका एसोसिएशन होता है। ठीक है।
तो फंजाई जो होते हैं ना, फंजाई इन एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ फ्लावरिंग है ना प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स ही नहीं होता एक्चुअल में, फ्लावरिंग प्लांट तो केवल एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी इसमें आएंगे। तो फ्लावरिंग गलत है ना, फ्लावरिंग क्योंकि आप पाइनस पढ़ते हो, तो पाइनस के अंदर तो अपन माइकोराइजा फॉर्मेशन पढ़ते हैं, है ना। तो ओनली फ्लावरिंग नहीं है, जिम्नो और एंजियो दोनों आ जाएंगे। फ्रॉम द नॉन पैथोजेनिक, यानी कि माइकोराइजा जो बनाते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते। एंड फीबली का मतलब बहुत ही मामूली से, बाकी आप इस चीज़ को नेगलेक्ट के रखेंगे, ठीक है। विच इज जनरली म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअली सिम्बायोटिक होता है, यानी कि एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट पहुंचाते हैं। फंगस को क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं एज ए भोजन वो मिलते हैं, और जो जड़ें हैं उनको फंगस वो क्या कुछ एक सर्टेन मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। In this association, both the fungi and higher plant derive benefit from each other. When the other component is weak, the fungus becomes pathogenic. Both the components are associated in a relationship that is nutritional and often named as mycotrophic. तो ये जो एसोसिएशन है उसको वैसे तो क्या होता है कि ये म्यूचुअली सिम्बायोटिक है, लेकिन फंगस इसमें पार्टिसिपेट है तो इसको माइकोट्रॉफिक वर्ड बोल सकते हैं। जनरली जो ये टर्म होता है ना, इज अप्लाइड टू एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ थैलाई ऑफ लोअर प्लांट्स, राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स शुड बी टर्म्ड एज माइकोराइजा। तो अगर लोअर प्लांट्स हैं तो वहाँ पे आप माइकोट्रॉफिक बोल सकते हो। अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का मामला है तो माइकोराइजा बोलना ज़्यादा सही है, ठीक है। इसके बाद में देखो और आगे चलते हैं अपन कि माइकोराइजा अपीयर्स टू हैव बीन नॉन टू द मैनकाइंड सिंस, है ना, कि अपन जो फॉसिल्स हैं उन फॉसिल्स के साथ में, क्योंकि फंगस तो खुद प्रिजर्व हो नहीं सकता, उसका बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो है ना हार्ड टिश्यूज वाले जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन है, तो लेपिडोडेंड्रॉन के जो फॉसिल्स हैं उनके साथ में फंगस भी ऑब्जर्व हुआ है। इसका मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन उनके अंदर पाए जाते थे, ठीक है। हाँ, ऐसे जो कुपुलिफेरी के पौधे थे ना, फॉसिल प्लांट्स है, इनके अंदर भी क्या है माइकोराइजल एसोसिएशन है, वो एज ए फॉसिल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब है कि माइकोराइजल एसोसिएशन एक फिनोमेना है जिसमें फंगस है वो प्लांट्स की जड़ों के साथ में मिलके रहता है, और ये जो एसोसिएशन है ये इवोल्यूशन में बहुत पहले आ गया था, और बहुत पहले के जो फॉसिल्स हैं उनके अंदर भी हमें इसके प्रमाण है वो मिलते हैं। देखो माइकोराइजा को कैटेगराइज करने की है ना दो टर्म हैं, एक तो आप इनको एक्टो में ले सकते हो और एक अपन इनको एंडोमाइकोराइजा, दो ग्रुप्स में ले सकते हैं। देखो जो एक्टो है उनको आप एक्टोट्रॉफिक भी बोल सकते हो, एंडो को एंडोट्रॉफिक बोलेंगे, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा द रूट सिस्टम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट मैंटल और शीथ। मैंटल का मतलब कवच होता है और शीथ का मतलब कवरिंग होती है। तो जड़ जो होती है उसके बाहर अच्छी तरीके से कंप्लीटली है ना, पूरी जो जड़ की सतह है वो घिरी हुई होती है ना, विच हाइफे पेनिट्रेट द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द रूट्स। कि आप ये ले सकते हैं कि आउटर मोस्ट का मतलब है कि आउटर कॉर्टेक्स। थोड़ा ज़्यादा सही कर लो इस चीज़ को कि जो फंगस है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा टिश्यूज़ में, वो बाहर के जो टिश्यूज़ हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स चालू हो जाती है, तो आउटर कॉर्टेक्स तक फंगस सीमित रहता है, ठीक है। समटाइम्स द लाइट pseudoparenchymatous फंजल टिश्यू जो है सेंड ब्रांचेज बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट एंड आउटवर्ड इन द सॉइल, थस आइसोलेटिंग द रूट फ्रॉम द सॉइल एंड कंप्राइजिंग अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन। The hyphae penetrate the cells of cortex to form a network of hypha। और ये पूछा जाता है कि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर फंजाई का जो जाल बनता है जो कि जड़ों की सतह को अच्छी तरीके से घेरने का काम करता है, और साथ में ही जो आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स है वहाँ तक वो पाया जाता है।
इसको एक टर्म दिया जा गया है, उसको अपन बोलते हैं हेरिटिग नेट। तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर हेरिटिग नेट नहीं बनता है, ये केवल एक्टो का करैक्टर है कि अगर किसी माइकोराइजा में हेरिटिग नेट है तो वो एक्टो का एग्जाम्पल है। द हाइफा मूव इनटू द सॉइल, रेमिफाई का मतलब फैल जाते हैं इनटू द सॉइल पार्टिकल्स। इन सम स्पीसीज द हेरिटिग नेट इज फॉर्म ओनली इंटरनली व्हाइल मेजॉरिटी स्पीसीज दिस इज एक्सटर्नल। तो मेनली आपको ये ध्यान देना है कि बाहर जो एक प्रकार से ना जड़ की पूरी कवरिंग हो जाती है, उसका नाम हेरिटिग नेट होता है। इसके बाद में है ना कि एक्टोमाइकोराइजर आर ऑल्सो कॉल्ड सीथिंग माइकोराइजर, क्योंकि इनमें हेरिटिग नेट की सीथ पाई जाती है। तो ये सीथ वाले हैं, कवरिंग वाले हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 3% of the old seeded plants have ectomycorrhizal, being common in northern temperate forest trees, especially from the family of the Fagaceae, Pinaceae, but also in the Betuliaceae and Tiliaceae। तो ये कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, Fagaceae है ना, Pinaceae, Betuliaceae, Tiliaceae। इनके जो ट्रीज हैं उन ट्रीज के अंदर मेनली आपको एक्टोमाइकोराइजा फॉर्मेशन है वो मिलती है। जबकि अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं, द एक्टोमाइकोराइजा आर वेल रिप्रेजेंटेड इन मिरिस्टेसी, डिप्टोकार्पेसी, राइट। द ट्रीज इन विच एक्टोमाइकोराइजा आर कॉमन इंक्लूड जैसे कि पाइनस है, पीसिया है, सीड्रस है, एबीज है, फैकेस है, क्यूरकस है। ये मोस्टली कॉनिफर प्लांट्स है, इज मोस्टली आर कॉनिफेरस प्लांट्स। डू यू हैव एनी आइडिया कि कॉनिफर प्लांट्स और एक्टोमाइकोराइजा का रिश्ता क्या है, मतलब क्यों इनमें ज़्यादा होते हैं? या जो माइकोराइजा फॉर्मेशन है वो ट्रीज के साथ में ही क्यों है? एनीवन जो भी आप में से आंसर देना चाहे। हाँ देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो इकोलॉजी में जब आप होते हो तो वहाँ पे एक बात आती है कि जो भी हमारे हैबिटाट होते हैं वहाँ पे जो सबस्ट्रेटम होता है ना, सबस्ट्रेटम में अपन सॉइल लेते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो एक फिक्स अमाउंट होती है, यानी कि कोई इन्फिनाइट तो होती नहीं है। और अगर किसी जगह पे ज़्यादा बड़े ट्री खड़े हैं या बड़े ट्री पाए जाते हैं, उसका मतलब क्या हो गया कि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो सब इनकी बॉडी के अंदर फिक्स हो गए। क्योंकि जो बॉडी है या ऑर्गेनिजम्स का जो बायोमास है उसमें क्या लगता है, न्यूट्रिशन लगता है। तो जो मिनरल्स हैं वो इनकी बॉडी के अंदर फिक्स हैं। जब इनका डेथ होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो मिनरल वापस मिट्टी में जाएंगे। तो जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक मिनरल्स, न्यूट्रिशन उनकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो जहाँ पे कई हजारों सालों से और बहुत लंबे समय से बड़े बड़े ट्रीज खड़े हैं, तो वहाँ सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में नहीं है। वो कहाँ है? वो प्लांट्स के अंदर है, यानी कि वो एंडोबायोटिक है। मिनरल्स कैसे हो गए? एंडोबायोटिक, कि वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर है। इसलिए जो सॉइल है वो कैसी होगी? पुअर होगी, पुअर इन मिनरल्स। अब फिर मिनरल्स में भी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है जो है ना, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आती है कि है ना, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम, कि मिनिमम का सिद्धांत क्या है, या मतलब जो फैक्टर जितना
जरूरी है उससे कम मात्रा में है तो वो फिर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और कौन से मिनरल जल्दी कम पड़ेंगे, इसका आंसर आता है बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग से। तो कुछ मिनरल्स जिनका मिट्टी में आना या मिट्टी में उनका पहुंचना मतलब इतना इजी नहीं होता है, तो वो मिट्टी में कम होते हैं। उनमें से एक फॉस्फोरस होता है, क्योंकि वो रॉक्स में होता है और रॉक्स में से धीरे धीरे वो निकलता है, उसको विदरिंग बोलते हैं। उसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल विदरिंग काम आती है। और फॉस्फोरस क्या होता है कि न्यूट्रिशनली बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए इसकी कमी है वो हमारे खेतों में भी बहुत जल्दी होती है और जो फॉरेस्ट की सॉइल है उसमें भी होती है। तो फॉस्फोरस सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखो ऐसा होता है कि फॉस्फोरस की जब कमी हो जाती है या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होने पे पौधे को खुद को टेंशन हो जाती है कि मेरी फॉस्फोरस की पूर्ति कौन करेगा, या मेरे से तो हो नहीं रही, या मिट्टी में तो है नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, और सीक्रेट करने के बाद में वो जड़ों के आसपास के एरिया जिसको अपन राइजोस्फीयर बोलते हैं उसमें पड़े रहते हैं। वहाँ पे जो फंगस होते हैं वो फंगस फिर इनकी तरफ आते हैं। जैसे आप नोड्यूल बनवाते हैं, रूट नोड्यूल, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो राइजोबियम को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं है, नोड्यूल का कनेक्शन नाइट्रोजन से होता है, यहाँ कनेक्शन फॉस्फोरस से है। तो फॉस्फोरस को मोबिलाइज करने वाले यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले जो फंगस हैं उनको बुलाया जाता है। तो प्लांट अपनी जड़ों से कुछ केमिकल सीक्रेट करता है, इसी में फिर आपका एक प्लांट हार्मोन आता है स्ट्राइगोलैक्टोन। तो स्ट्राइगोलैक्टोन भी क्या करता है कि जो नॉन पैथोजेनिक है, हालांकि वो पैथोजेनिक को भी करता है, लेकिन ऐसे जो नॉन पैथोजेनिक है वो भी उनसे क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। यानी कि जैसे ही मिट्टी में फॉस्फोरस कम होगा तो पौधा खुद माइकोराइजा बनवाने के लिए फंगस को बुलवाता है। यानी कि सॉइल में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी माइकोराइजा को प्रमोट करती है, ऑटोमेटिक है कि जैसे ही मिट्टी में फॉस्फोरस खूब है माइकोराइजा नहीं बनेगा, और फॉस्फोरस की कमी है माइकोराइजा जरूरी हो जाएगा। और फिर आप जैसे पाइनस का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर माइकोराइजा नहीं बनता है तो पाइनस के जो सीडलिंग है वो मर जाते हैं, यानी कि वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाते, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब कम पड़ती है तो उसकी पूर्ति जिस रास्ते से होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माइकोराइजा का मेन जो रीजन है वो यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस जो है दैट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, और उस लिमिटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन पौधे के पास नहीं है, उसका सॉल्यूशन फंगस के पास है, इसलिए फंगस को वो बुलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे और देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फंजाई फॉर्मिंग एक्टोमाइकोराइजा आर फ्रॉम बेसिडियोमाइसीड्स, है ना। सिमिलरली आप जाएंगे कहाँ, लाइकेंस में, तो लाइकेंस के अंदर भी मेजरली जो माइकोबियोन्ट है दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बेसिडियोमाइसीड्स। एंड बेसिडियोमाइसीड्स के कैरेक्टर्स में क्या है कि बेसिडियोमाइसीड्स के कैरेक्टर्स में आपने देखा कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं है, द मोस्ट एडवांस्ड फंजाई है। यानी कि ये जो है ना लाइकेन वाले रोल हैं, माइकोराइजा वाले रोल हैं, ये साधारण फंजाई नहीं करते, मेनली जो बहुत एडवांस लेवल के फंजाई हैं वो करते हैं। ठीक है, स्पेशली हाइमेनोमाइसीड्स, तो जिनमें हाइमेनियम लेयर बनती है, फर्टाइल लेयर बनती है, जिसके अंदर बेसिडियम परत के रूप में बनते हैं, हाइमेनोमाइसीड्स आपने पढ़े हैं। मेजॉरिटी कम फ्रॉम द जनरल एमानिटा बोलिटस ट्राइकोलोमा, मैनी स्पीशीज इन द जेनरे ऑफ कॉरिनेर्स, लैक्टेरियस, रूसला, है ना। तो बहुत सारे ऐसे माइकोराइजा बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कॉमन जीनस हैं जो मुख्य रूप से कहाँ से आएंगे, हाइमेनोमाइसीड्स से बिलोंग करते हैं। राइट,
देखो फंगस को पौधे से केवल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बन सोर्स चाहिए, शुगर चाहिए। द माइकोराइजा रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनहेंस मिनरल अपटेक एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस। तो मुख्य रूप से फॉस्फोरस होता है, इसके बाद में नाइट्रोजन है, इनको भी सप्लाई करते हैं, दूसरे मिनरल्स को भी करते हैं, बट मैन इज फॉस्फोरस, है ना। और स्पेशली जब आप एक्टो बोलेंगे तो उसमें तो फॉस्फोरस ही आएगा। हाँ, माइकोराइजल ट्रीज यानी कि ऐसे पौधे जिन्होंने माइकोराइजा बना रखी है, दे हैव ग्रेटर विगर, उनका विगर ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने माइकोराइजा नहीं बनाए, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स हैं वो इजीली उनको मिल रहे होते हैं। इन सम केसेस द फंगस प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हाइपर एंजाइम विच ब्रेक डाउन लिग्निन एंड हाइड्रोलाइज सेलुलोज ऑफ ह्यूमस एंड प्लांट डेब्रिस मेकिंग सुटेबल फॉर प्लांट टू यूटिलाइज। तो लिग्निन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो भी सीक्रेट करते हैं, तो जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, जो कचरा पड़ा है, वो डिकम्पोज होगा, तो पौधे को न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा मिल पाएगा। दिस हैज़ बीन शोन इन बॉलिटस जो है एंड पाइनस की जो में जो इन्फेक्शन होता है, इज ऑल्सो लैक्टेरियस डिलियस एंड पॉक्सियस सिल्वेरियस। तो ये कुछ फंगस के नाम हैं जो पर्टिकुलर जो आपके प्लांट्स हैं उनके साथ में एसोसिएशन शो करते हैं। हाँ, बेसिकली जो एक्टो वाले होंगे आर आइदर कोरेलॉइड और बॉल टाइप्स, या तो वो कोराल जैसे दिखेंगे या वो गेंद जैसे दिखेंगे, ठीक है। दिस हैव बीन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शनल फॉर्म्स, कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, क्योंकि जो कॉर्टेक्स में चला गया हाइफा उससे मतलब नहीं है, बाहर से तो कैसा दिखता है। लॉन्ग थिन अनब्रांच स्ट्रक्चर विच ग्रो अपॉन रूट्स, एक शॉर्ट डाइकोटोमसली ब्रांच कलर्ड रूट्स एंड कलर डिपेंडिंग अपॉन द फंगस स्पीसीज जो है, या कुछ गांठें बनती हैं, ट्यूबस लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि क्रस्ट ऑफ जो फॉर्ट रूट्स हैं उनके ऊपर वो लगी रहती हैं। इसके बाद में मैटर आता है कि अगर फंगस कॉर्टेक्स में अंदर की परत तक चला जाता है तो उसको अपन फिर एंडो बोलेंगे। उसमें हार्टिक नेट नहीं बनता, उसमें फंगस का मोस्टली जो हिस्सा है वो पौधे के अंदर होता है। एक्टो में फंगस का मोस्टली हिस्सा है वो जड़ों के बाहर होता है, ठीक है। इन एंडो द फंगल हाइफे पेनिट्रेट द रूट एपिडर्मिस एंड एंटर द कॉर्टेक्स सराउंडिंग देम सेल्वेज इन द कॉर्टिकल सेल्स। तो कॉर्टेक्स में मुख्य रूप से पहुंच जाएगा, वहाँ आप मैक्सिमम आउटर कॉर्टेक्स तक रहते हो, ठीक है ना। द हाइफे में बी प्रेजेंट ऑन द रूट सरफेस एक्सट्रीमली एज वेल, बट उनकी मात्रा बहुत कम होती है। द फंगल हाइफे में बी सेप्टेड एसेप्टेड एंड ग्रो इंटर एंड इंटरसेलुलरली। दे डू नॉट इन्वेड ग्रीन टिश्यू एंड दे ऑल्सो डू नॉट एंटर द स्टोरेज टिश्यूज। The endomycorrhiza are not harmful to the plant, but these are associated with the process of root development. यानी कि रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। Roots become dichotomously branched, increasing the surface area of absorption in saprophytic angiospermic, जैसे कि आपका मोनोट्रोपा है। मोनोट्रोपा क्या है कि एक नॉन फोटोसिंथेटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एग्जांपल है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। द एंडोमाइकोराइजा आर शोन टू बी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट को सोख के देने का काम है वो माइकोराइजा करता है। द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स and spores and early development of young and adults are also influenced by endomycorrhizal fungi, as these provide food material and enzyme essential for the development. तो जो पौधों के बीज हैं उनके जर्मिनेशन में भी माइकोराइजा हेल्प करता है ना। और जो डेवलपमेंट है प्लांट्स का, सीडलिंग का जो स्टैब्लिशमेंट होता है उसमें भी माइकोराइजा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, एंडोमाइकोराइजा आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब सामान्य रूप से मिल जाते हैं, कि मिलेंगे मिलेंगे इन द आर्कटिक, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल फ्लोरिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग जिम्नोस्पर्म एंड ऑल्सो फार्न्स एंड लीवरवर्ट्स।
दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा हैव बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि ग्रासेज हैं, सीरियल्स हैं, लिग्यूम्स हैं। इन दिस प्लांट द एक्सटर्नल माइसीलियम इज एब्सेंट, यानी कि वह तो बहुत मामूली सा होता है, बट प्रेजेंट इन मोनोट्रापा एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली एरिकेसी। इन ऑर्किड्स, जो कि बहुत ही स्पेशल प्रकार के प्लांट्स होते हैं, जो कि है ना कि जो आपके काफ़ी बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी शाखाओं पे मिलते हैं, उनके पास हैंगिंग रूट्स पाई जाती हैं। द एक्सटर्नल माइसीलियम इज स्कैंटी, मतलब मामूली सा होता है। जनरली द फंगल कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द रूट सरफेस एक्सटर्नली फॉर्मिंग ए लूज मास ऑफ हाइफे विदाउट एंटरिंग इट। द ब्रांचेज ऑफ दीज हाइफे, कि फंगस के जो हाइफे होते हैं ना, उनके जो ब्रांचेज जो कि कॉर्टेक्स में जाते हैं, वो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन शो कर देते हैं, और ये उसके आधार पे फर्दर आप कैटेगराइज कर पाओगे। तो एक तो होता है कि एंडोमाइकोराइजा भी है और एसेप्टेड हाइफे है ना, उसमें सेप्टा नहीं है, तो मेंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? फाइकोमाइसीड से बिलोंग करने वाले होंगे। द फंगल कंपोनेंट बिलोंग टू द जेनेरा पाइथियम, एंडोगोन, राइजोफेगस। तो ये वीक वाले हैं, है ना। देखो वीक तो है ये डिजीज देने के हिसाब से, जैसे पाइथियम को आप एक वीक पैरासाइट मानते हैं, तो है ना, जैसे वही है ना कि दोस्ती वही करेगा जिसमें दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं है है ना। जो आपके चांटा लगा सकता है वो आपका दोस्त क्यों बनेगा? वो तो आपको कान पकड़ के आपका काम करवाएगा ना। तो दोस्त बनने के लिए हाथ आगे वो करता है जो कमज़ोर होता है। हाँ, बट कुछ मामले में क्या होता है कि ये आपके कॉन्सेप्ट गलत भी हो जाते हैं। कुछ मामले के अंदर जो आपसे भी ज़्यादा सिंसियर होता है ना, वो आपको दोस्त बन के आपको कब का ही वो कंज्यूम कर चुका होता है, ये भी होता है। वो स्मार्टनेस होती है, जैसे कि ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, वो मतलब अंदर भी रहते हैं, मारते भी नहीं है, तो ना ऑस्टोरिया उनका कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर नहीं करता है। हाँ, देखो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है वैम फंजाई का, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वैम फंजाई क्या है। वैम का मतलब होता है वी फॉर वेस्कुलर, वेस्कुलर नहीं होता, वेसिकुलर होता है, और ए फॉर आर्बस्कुलर, एम फॉर माइकोराइजा, यानी कि ऐसे माइकोराइजा जो वेसिक्यूल्स बनाते हैं और आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं अपन वैम फंजाई। तो ये मोस्टली एंडो ही होते हैं, एक्टो नहीं होते। जो वैम फंजाई होते हैं वो एंडो के एग्जाम्पल होते हैं। तो जो कॉर्टेक्स की सेल्स होंगी उसमें या तो वेसाइकल्स बनाएंगे। वेसाइकल्स क्या होती हैं? ऐसे होती हैं फुली स्ट्रक्चर्स, या वो आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं। आर्बस्क्यूल्स क्या होते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए या कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए या तो वेसाइकल बनाएंगे या वो आर्बस्क्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब स्टैब्लिशमेंट है, हालांकि इन्फेक्शन तो डिजीज के एंगल से ज़्यादा सही वर्ड होता है, यहाँ पे डिजीज नहीं है, क्योंकि डिजीज एक नेगेटिव इंट्रैक्शन होती है। हाँ, these are found in bryophyte, pteridophyte, gymnosperm except Pinaceae and virtually all families of angiosperms. Worms are of general occurrence in Gramineae, Palmae, Rosaceae, Leguminaceae, but are absent in Chenopodiaceae, Cruciferae, Cyperaceae, Residiaceae. तो कुछ एक फैमिलीज हैं जिनके अंदर कॉमनली वैम फंजाई हैं, वो एंडोमाइकोराइजा बनाते हैं, है ना। देखो आप इसमें ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कुछ ओनली है ना वेसाइकल बनाने वाले हो सकते हैं, कुछ ओनली आर्बस्क्यूल्स बनाने वाले भी हो सकते हैं, और कुछ दोनों वाले भी हो सकते हैं। है ना, ऐसे जैसे आपके म्यूकरलिस के मेंबर्स हैं, ये भी है ना ग्लोरियस है, ग्लोमेरुलस है, गीगास्पोरा है, स्क्लेरोसिस्टिस है, ये भी क्या है कि वैम
के रूप में काम आते हैं, कि वो है ना एक प्रकार का वैम एसोसिएशन शो करते हैं। इसके बाद में वो आ जाएंगे जिनमें माइसीलियम है, उसमें सेप्टा है। तो सेप्टा वाले जो मेनली बिलोंग करेंगे वो बेसिडियोमाइसिड से बिलोंग करते हैं, ड्यूटेरो से बिलोंग करते हैं, हैविंग एफिनिटीज विद बेसिडियोमाइसिड। ड्यूटेरो भी ऐसे हैं जिनके करैक्टर्स वो बेसिडियो से ज़्यादा मैच करते हैं। तो मेनली आर्मिलेरिया है ना, स्पीसीज ऑफ राइजोक्टोनिया है ना, ये सब है ना इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे कुछ और टर्म्स भी आपके एग्जाम्स में मिल सकते हैं, जैसे कि एरिकॉइड माइकोराइजा है। तो एरिकॉइड का जो कनेक्शन है वो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी एंजियोस्पर्म की फैमिली है एरिकेसी, जिसमें कि सुपारी आती है, एरिका कैटेचू, ठीक है। तो एरिकेसी फैमिलीज के जड़ों के साथ में वेदर रूटलेट्स आर कवर्ड विद वेरी स्पार्स लूज मास ऑफ वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब जाल होता है, ठीक है। तो जड़ों के आसपास है ना काफ़ी एक लूज जाल मिलता है, हर्टिंग नेट जैसा नहीं, तो उसको अपन एरिकॉइड बोलते हैं। तो फैमिली स्पेसिफिक हो गया, एंजियोस्पर्मिक फैमिली है एरिकेसी उसके अंदर। ऐसे ही आपके पास नाम आ सकता है एक्टेंडो। एक्टेंडो मतलब देखो दो शब्दों से मिक्स हो गया, एक्टो और एंडो, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा इज ए लिटिल डिफरेंस फ्रॉम अबव एंड हैज बीन रिपोर्टेड नंबर ऑफ प्लांट फैमिली इंक्लूडिंग एरिकेसी एंड प्लांट्स ऑफ अदर फैमिलीज लाइक एरिकेल्स, ऑर्डर के जो दूसरे पौधे हैं। हाँ, ये आ जाएगा इसके अंदर, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, क्योंकि एक्ट एंडो तभी बोलेंगे जब एक्टो कंडीशन भी हो और एंडो कंडीशन भी हो। तो देखो आपका आर्बुटस है, आर्टोस्टेफिलोस है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्टेंडो कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली सूडो माइकोराइजा, सूडो का मतलब जो ओरिजिनल नहीं होता, फाल्स जो होता है उसको अपन सूडो बोलते हैं। तो दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय मेलिन ने माइकोराइजा के ऊपर क्लासिफिकेशन का काफ़ी काम है इनका, कि शॉर्ट रूट्स अटैक्ड बाय सर्टेन रूट पैरासाइट्स। माइकोराइजा तो पैरासाइट होता नहीं है, बट ये माइकोराइजा नहीं है, राइट, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन ए स्लो ग्रोथ एंड ब्रांचिंग वाज रेयर एंड अपसेंट, मोस्टली द फंगस इन्वॉल्व्ड इज राइजोक्टोनिया सिल्वेस्ट्रिस। तो माइकोराइजा का बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो तो आता है कि ये फॉस्फोरस की सप्लाई करवाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हार्टिक नेट, उसके बाद में आता है वैम का नाम, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जैसे एरिकॉइड आ गया, सूडो माइकोराइजा आ गया, कौन से ग्रुप वाले कौन से माइकोराइजा बनाते हैं वो आ गया, राइट। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा लेवल के हिसाब से तैयार करनी चाहिए, है ना। देखो आप यहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं कि ओनली फॉस्फोरस का मैटर नहीं होता है ना, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, एल्युमिनियम, स्ट्रोंशियम, तो इन सब का अपटैक भी ये इजी करते हैं। फॉस्फोरस तो इनका मेन होता ही है, यानी कि काफ़ी सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, यानी मोस्टली ये सब मिनरल्स से आते हैं। ठीक है, ये कुछ डायग्रामेटिक पिक्चर्स हैं, जैसे तो आपका एक्टो हो गया कि बाहर आपको एक जाल दिख रहा है, माइसीलिया दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एक हार्टिंग नेट हो गया, बाहर जो जाल है दैट इज हार्टिंग नेट। तो सीथ बनेगी ना, ये सारा फंगस है, तो काफ़ी सारा मास है वो फंगस का होता है एक्टो के केस में। और एंडो के केस में क्या होता है कि जैसे आपके पास दो चीज़ें आई हैं कि या तो ये बनेंगे वेसाइकल्स या बनेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्पस्क्यूल्स। तो यहाँ पे नेट नहीं होता, नो हार्टिंग नेट, है ना। वहाँ पे कोई है ना, जो फंगल मास है वो मोस्टली इंटीरियर है, अंदर है,
और एक्टो में फंगल मास मोस्टली कहाँ बाहर है। ठीक है, ऐसे कॉइल्ड हाइफ हैं वो आपको मिल सकते हैं कि फंगल हाइफ है वो अंदर जा करके कॉइल्ड हो जाते हैं एंडो के केस में। तो एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और इनके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े आप तैयार कीजिए, इनके रोल वगैरह पता होना चाहिए है ना, और जो टर्म्स आ गए वो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए।